तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक रुकन मतीरुद्दीन खादरी ने बताया कि टीएसपीएससी ने अपनी 6 साल मियाद में करीब 37,000 उम्मीदवारों की मुख्तलिफ ओहदों पर भर्ती में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 17 दिसंबर को टीएसपीएससी के चेयरमैन समेत 4 अराकीन की 6 साल मियाद तकमील हो गई। कमीशन की कारकर्दगी के सिलसिले में INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने मतीरुद्दीन खादरी से खास बातचीत की। नाजरीन आदाब, आज हम बात करते हैं रियासत तेलंगाना के पहले तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन, जो कमीशन के मियाद 3 दिन कबल कंप्लीट हुई है, डॉक्टर सैयद मतीरुद्दीन खादरी साहब से। वज़ीर के चंद्रशेखर राव ने जब रियासत तेलंगाना तश्कील हुई थी उस वक्त 1 लाख रिक्रूटमेंट का वादा किया था और उस तकर्रुरात के लिए शफाफियत के लिए इंतहाई बारीबीनी के साथ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को तश्कील दिया गया और उसमें ऐसे ही अराकीन को शामिल किया जो गैर जानिबदाराना तौर पर और ईमानदारी से अपना काम कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे साथ आज हैं जनाब सैयद मतीरुद्दीन खादरी साहब, जिनकी मियाद 2 दिन पहले मुकम्मल हुई है। हम इनसे गुज़िश्ता 6 साल के टर्म में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या क्या काम अंजाम दिए, कितने तकर्रुरात किए और किन मराहल से गुजरा, उस पर बात करते हैं। मतीन साहब, INN चैनल में आपका खैर मकदम है। मतीन खान साहब, मैं पहला सवाल आपसे करूँगा कि जो आपका कमीशन था 6 साल मुकम्मल, उस 6 साल में आपने क्या क्या काम किया? वो काम से पहले ये 6 साल में आपका तजुर्बा क्या था, कैसे तजुर्बा से गुजरना पड़ा, उस पर रोशनी डालने की ख्वाहिश करूँगा। सबसे पहले बड़ा अहम मसला ये था कि जो है कोई दस्तावेज़ात नहीं थे, कोई फाइल्स नहीं थे, कोई कागज़ नहीं था। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है था पहले यूनाइटेड, पूरा वो आंध्र प्रदेश के लोग ले लेके चले गए। हालांकि ऊपरी हिस्से में थे, जब उनसे मांगते तो कोई चीज़ देते नहीं थे। ऑफिस के लिए झगड़ा हुआ, बिल्डिंग में हमारा शेयर देने के लिए झगड़ा करना पड़ा। सारे मराहल से गुजर के हासिल करे। फिर उसके बाद जो है जो कुछ हमको स्टाफ मिला वो उतना कैपेबल नहीं था कि पूरा चीज़ें तैयार कर सके, तो फिर दूसरे कमीशन से भी मंगाए, फिर एलो से भी रब करके कुछ चीज़ें लिए, फिर कुछ हम डेवलप करे। तो तकरीबन हमारे 6-8 महीने तो तकरीबन 1 साल भर के करीब इसमें गया। एक दूसरा बड़ा एक मामला ये था, अक्सर लोग इन बातों पे गौर नहीं करते कि पहले जो सिलेबस था रिक्रूटमेंट्स का, उसमें मसला ये था कि जो आंध्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। अब जब हमारा स्टेट फॉर्मेशन हो गया, सेपरेट स्टेट बन गया हमारा, तो हमको फोकस करना था तेलंगाना हिस्ट्री पे, तेलंगाना ज्योग्राफी पे। तो उसके लिए हमारे को सिलेबस में चेंजेस करना था। तो फिर हम लोग जो है 3 मेंबर और एक चेयरमैन थे। तो चेयरमैन साहब ने, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी एकेडमिक से था, एजुकेशन से था, चेयरमैन साहब का भी ताल्लुक़ हमारे एजुकेशन से, तो उन्होंने जो है हम दोनों पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई, उन्होंने और मैं। फिर उसके बाद हमने जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादातर वो प्रोफेसर जिनका ताल्लुक़ तेलंगाना से रहा हो, उनको हमने एक कमेटी तकरीबन 19-20 अरकान की कमेटी बना के उनको बुलाया। फिर उस पर कई डिस्कशन हुए, फिर उनको अलग अलग लोगों को चैप्टर्स दिए गए सिलेबस तैयार करने के लिए। फिर वो आने पे उस पर डिस्कस हुआ। फिर यूनानिमसली हमने एक सिलेबस तैयार किया। उसके लिए हमको काफ़ी प्रोसेस 6-8 महीने उसके लिए भी लगे। उसके बाद जो है ये होना, दूसरा मसला ये था कि ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन पहले ये था कि ये हक़ाइक़ है, ये जो है, अब मैं हूँ भी नहीं कमीशन में तो बोल सकते कि जो है पहला जो कमीशन था वहाँ अपॉइंटमेंट 2 तरीक़े पे होता था, या तो आप पैसे दिए या रिकमेंड लगाइए किसी मिनिस्टर का। तो हम इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल करना था। तो जो है हमारी कमीशन की खुशकिस्मती है कि जो है अरकान भी ऐसे मिले। अक्सर उसमें से अरकान ये थे कि जो है जो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ थे। दूसरे कि खुद और मेरे बारे में भी सभी जानते अल्लाह के फजल करम से। दूसरे कि हमारे चेयरमैन साहब का भी ताल्लुक़ लेफ्टिस्ट आइडियालॉजी से था। तो शुरू तो 2-3 दिन ज़रा मेरे से रुके रहे, तो उनको कुछ गलतफहमी हो गई थी कि मेरा कोई ताल्लुक़ कोई सियासी जमात से। जब जो है एक DCP है, क्योंकि अभी उन्होंने कमिश्नर है इसलिए उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनको विश करने आए तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो बहुत हॉनेस्ट है, बहुत अच्छे आदमी आपको मिले। तो फिर वो मेरे से खुल के बात करने लगे और मुझे बोले, खादी साहब हम बहुत हॉनेस्टली करेंगे, इस पर आपका ताउन चाहिए। तो मैंने कहा ताउन तो है, लेकिन एक मसला है। तो उन्होंने कहा मसला क्या है? मैंने कहा हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर मिनिस्टर्स की तरफ से कुछ प्रेशर आए, पॉलिटिकल प्रेशर आए, तो उसको कैसे अवॉइड करेंगे, मैं उस पर सोच रहा हूँ।
तो उन्होंने बोले मेरे पास एक आइडिया है, अपन सीएम साहब से बात करेंगे। तो हम लोग सीएम साहब के पास गए, जाके बात करें और चेयरमैन साहब भी बात करें, हम साथ थे। तो उन्होंने कहा कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मिनिस्टर एमएलए तो छोड़ दो, जाओ आप लोग बोले। तो हमारे को सबसे बड़ा कॉपरेशन जो है चीफ मिनिस्टर साहब से, केटीआर साहब से, हरीश राव साहब से और उनके सारे मिनिस्टर्स से रहा। कभी कभी कोई एमएलए कोशिश भी करते तो हम उनको बोलते थे कि आप केटीआर साहब से रिकमेंड ला लीजिए, हमको मालूम था वहाँ चलने वाला नहीं है। तो वो खामोश रहते, नहीं सर आप देखिए कुछ हो सकता नहीं, कुछ हमारे पास ऐसा नहीं होता। और जहाँ तक पैसे लेने का मामला था, मैंने समझता कमीशन में किसी भी लेवल पे शुरू थोड़ा सा मुखालिफत स्टाफ की तरफ से हुई, क्योंकि आदत थी। अब कुछ लोग थे, पूरे लोग तो नहीं, कुछ लोग थे, लेकिन उनको आसानी के साथ कंट्रोल कर लिया गया। ये बहुत ही शफाफियत के साथ जो भी काम करने का था हम लोगों ने इरादा किया। ये तीसरी बात ये थी कि जो अक्सर मैं सुनता था कि मुसलमानों के साथ तासुब बढ़ता जाता है, तो मेरे जहन में तो कहीं गोशे में था ये बात है बल्कि, लेकिन मैंने जो है जब रिक्रूटमेंट की बात आई तो मैंने कमीशन में चेयरमैन साहब से और अपने मेंबर से बात की, तो सब ने कहा नहीं हम बिल्कुल हम जो है इम्पार्शल सिलेक्शन करेंगे और जो है हम ज़्यादा तेलंगाना हिस्ट्री पे, तेलंगाना जोग्राफ़ी पे फोकस करेंगे, सवालात भी वैसी रहेंगे। तो उसमें ये भी था कि तेलंगाना के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हो, और पूरे रिक्रूटमेंट में अल्लाह के फजल करम से वैसी रहा। और एक मसला अक्सर लोग पूछते 4%, बल्कि जो है कई रिक्रूटमेंट ऐसे रहे जिसमें जो है 8%, 10%, 12% और जो है एक मुकाम पे तो जो है 34% मुसलमान रिक्रूट हुए टीचर की पोस्ट पे इंग्लिश में, और वो गर्ल्स का, लेडीज़ का था। तो 4% तो आसानी से बोल, बाद जगह जिसमें कोई स्पेशल सब्जेक्ट्स होते जिसमें मुसलमान जाते नहीं, जैसे हॉर्टिकल्चर है, मुसलमानों को मालूम ही नहीं। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में भी एक पोस्ट खाली गया मुझे याद है, तो जो उसमें मुसलमान जाते नहीं। तो इसी तरह के एक दो थे, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहे, 3-4 मुकामात पे जो है पोस्ट मुस्लिम्स के खाली गए। रिजर्वेशन में भी मुसलमान नहीं थे और ओसी में भी नहीं थे, ताकि ओसी के पोस्ट पे भी ले, तो 1-2-4 जगह ऐसा, लेकिन अक्सर जगह जो पूरे माइनॉरिटीज़ के बच्चे भी फिल हुए और बहुत ही इम्पार्शल पूरा हमारा सिलेक्शन रहा। और इसमें यकीनन हुकूमत की तारीफ़ है। आपने एक सवाल और किया था कि 1 लाख वैकेंसीज़ का, हाँ मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम कि कितने हुए, क्योंकि जो है हमारे अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जिसका ताल्लुक़ हमारे से नहीं है, वो लोग डायरेक्ट रिक्रूट करें, और उनके भी 3-4 शोबे हैं, उस लिहाज से उन्होंने रिक्रूट किया। पुलिस का जो है ख़ुद रिक्रूटमेंट सेल है, तो वो पुलिस वालों ने अपना किया। हमारे पास अलबत्ता हमको दिए गए 39,900 सम, ऑलमोस्ट 40,000 वैकेंसी, जिसमें से हमने 36,000 के एग्ज़ाम्स और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस कंप्लीट किए। तो आपको 39,000 का दिए थे, उसमें 36,000 का 40,000 सर, 39,900, 40,000। तो उसमें से 39,000 का आप जो है रिक्रूटमेंट का 36,000 का प्रोसेस कंप्लीट किया हम लोग। और ये बाकी का जो आपको जो गैप आ रहा है 4,000 का, उस सिलसिले में क्या है? हाँ, उसमें एक चीज़ ये थी कि जो है बास पोस्ट जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते, हमारे पास 33 डिस्ट्रिक्ट बन गए थे, उसके लिए जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की ज़रूरत थी, तो उससे कुछ रुकावटें हुई। और जो है अभी तो कुछ पोस्ट है जो जिसमें जो है कुछ कोर्ट केसेस हैं, जिसकी वजह से रुकावट रहा, वो कोर्ट केसेस क्लियर हो गए। स्टूडेंट्स बिला वजह गए, किसी जियो के खिलाफ, कमीशन के खिलाफ नहीं, ये अल्लाह का फजल करम है कि जो इतने पूरे रिक्रूटमेंट में किसी एक स्टूडेंट ने कमीशन के बारे में नहीं कहा इन्होंने हमारे साथ तासुब किए, पार्शलिटी करे, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। ये अल्लाह का फजल करम है कि बहुत ही अच्छा फेयर रहा। लेकिन वो जियोस के खिलाफ, क्वालिफिकेशन के खिलाफ, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती, कंसर्न डिपार्टमेंट जो होता है वो उसके HOD और उनका डिपार्टमेंट डिसाइड करके बोलता है इसके लिए। वो लोग बोलते हैं नहीं, ये दूसरी स्टेट में ये क्वालिफिकेशन, कोर्ट को गए वो लोग, ऐसे मसाइल पे कोर्ट गए हैं और कोई ख़ास बात नहीं। ये जो कोर्ट में केसेस आते हैं उसका प्रोसेस रोक देना पड़ता है, या उसको आप लोग कंटिन्यू करके टिल द जजमेंट रोकते हैं? नहीं, उसमें होता ही है कि जो है अगर जो है प्रोसेस में है वो, तो हम कोर्ट को कहते हैं प्रोसेस में है, तो कोर्ट हमको अक्सर जज ये कहते हैं कि स्टे देते हैं हम, आप इस पर रिजल्ट नहीं देना। तो इसमें भी कई पोस्ट ऐसे है, जैसे मैं एक बता रहा हूँ, हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट है, रिजल्ट भी तैयार है, और जो है अभी हम रिजल्ट रोके हुए है। नर्सिंग के तकरीबन 3,000 पोस्ट है, वो तो 39 के करीब वही चाहे 38 हो जाते, वो 38 सम हो जाते। तो जो वो पोस्ट कोर्ट के ऑर्डर स्टे की वजह से रुके हुए, वो क्लियर होती, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके रिजल्ट भी तैयार है, दे देंगे। तो इसी तरह जो है प्रिंसिपल्स के पोस्ट है, तो जो रेसिडेंशियल स्कूल्स में, और उसके भी पूरे रिजल्ट तैयार है। उसका मॉनिटर मेंबर तो मैं ही खुद हूँ, मैं खुद था, तो जो रिजल्ट पूरा तैयार था, लेकिन उसमें 100 से ज़्यादा कोर्ट केसेस है।
एक इशू के ऊपर अब एक रिक्रूटमेंट के असाइनमेंट के ऊपर कुछ 100 केसेस 100 केसेस है, 100 कैंडिडेट जाके केसेस डाले मुख्तलिफ। एक जना बोलता है कि जो है नहीं नहीं साहब ये लोग क्वालिफिकेशन पूछ रहे, उसमें ये है कि जो है एक्सपीरियंस जो है मैं पार्ट टाइम लेक्चरर था और इंचार्ज प्रिंसिपल था, मुझे दो, है ही नहीं, उसमें दे नहीं सकते, फुल फ्लैश प्रिंसिपल होना। तो जो है उन्हें कोर्ट को गया साहब मैं ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं एज ए प्रिंसिपल भी काम करा और पार्ट टाइम लेक्चर तुम फुल टाइम लेक्चर भी नहीं है, तुम कैसे प्रिंसिपल का करते, हम दे के भी दे भी नहीं सकते, हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से हमको जी है उसके खिलाफ है। तो वो कोर्ट गए तो कोर्ट उसको रोक लगा दिया, स्टे दे दिया। वो ऐसे कई केसेस है मुख्तलिफ किस्म के क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके बारे में। ये 6 साल के पीरियड में वैसे तकरीबन 1.5 से 2 साल तो आपके जो एस्टेब्लिशमेंट पे कंप्लीट होने पे लग गए, साल भर के करीब एस्टैब्लिशमेंट होने पे। तो अभी ये टोटल 6 साल के टर्म में कितने कोर्ट केसेस वो हुए केसेस? हाँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो इस वक्त याद नहीं है, मैं समझता हूँ एक 3-4 हज़ार केसेस तो होंगे, 4-5 हज़ार। अभी 4000 केसेस हुए तो कितने रिक्रूटमेंट उसके वजह से रुके हुए हैं? नहीं, अभी तो जो 2-3 रिक्रूटमेंट रुके हुए हैं, लेकिन जो ग्रुप 2 पे भी था वो क्लियर हुआ, ग्रुप 1 पे था वो क्लियर हुआ, और रिजल्ट दे देते गए हम लोग जो भी थे। ग्रुप 1 में अब तक कितने रिक्रूटमेंट किया? ग्रुप 1 जो है ये गवर्नमेंट आने के बाद से ग्रुप 1 का कोई भी एक नहीं हुआ। 2011 का कंबाइंड स्टेट जब था उसका रिक्रूटमेंट इसी कोर्ट केसेस की वजह से रुका हुआ था, तो उसको उस प्रोसेस को हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करे, क्योंकि तेलंगाना अंदर वालों को क्या था, तेलंगाना कैडर के लिए, और फिर हमने जो वो पोस्टों को फिल किया। जो वो ग्रुप 1 में कितने पोस्ट थे आप फिल किए सर? और मैं एग्जैक्ट मुझे इस वक्त याद नहीं, मैं समझता हूँ 100 के ऊपर थे, 111 कुछ पोस्ट थे। अच्छा मतीन साहब ये बताइए, आप 6 साल के टर्म के दौरान आपको, चूंकि मुसलमान तबके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान हैं, तो आपने क्या महसूस किया कि मुसलमानों के साथ जो है कोई इसमें पार्शलिटी, जैसे आप रस्मी जिक्र किया, ये तफसील से जानना चाहूँगा मैं, क्या पार्शलिटी या हम जानना नहीं चाहते या हमें सलाहियत नहीं कि उसके अप्रोच हो के उस मुसाबिक़ती इम्तिहानात के लिए ख़ुद अपीयर हों और वो हासिल कर सकें? इसमें 2-3 बातें। एक बात तो ये है कि जो है ये कमीशन में तो कोई पार्शलिटी मुझे नज़र नहीं है, अल्लाह के फजल से स्टाफ भी बहुत अच्छा है और बहुत डेडिकेटेड है। लेकिन इससे पहले जो कमीशन थे, ख़ुद मेरे कई साथी इंटरव्यूज़ में आके बताए, वो लोग जो है टेस्टों में आते थे, इंटरव्यूज़ में उनको फेल कर देते थे, तो पहले कमीशनों में ऐसा होता रहा। दूसरे, जब जो है रिकमेंड और रिश्वत की बात होती है तो हमारी कम्युनिटी मार खा जाती है। एक बात ये, हम उतना बड़ा कोई मिनिस्टर का रिकमेंड आसानी से हमको मिलता भी नहीं हमारी कौम को, दूसरे उतने पैसे हमारी कौम के बच्चे दे भी नहीं सकते, एक बात है। तीसरी बात यह है कि जो है टैलेंटेड तो है, अवेयरनेस की कमी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो है मैं खुद जब कोई रिक्रूटमेंट होता ग्रुप 2 के बारे में, और जो है अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सेक्शन ऑफिसर के बारे में, जो फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट था, FVO फॉरेस्ट बीट ऑफिसर का पोस्ट था, तो जो है ये पोस्टों के बारे में जो है मैं TTV पे और मुख्तलिफ TV 4 TV पे और कई उर्दू TV चैनल्स पे मैं खुद जाके बात किया, घंटा आधा घंटा लोगों ने वक्त दिया मुझे, और मैंने उस पर बात किया, सवालात किए और अवेयरनेस लाने की कोशिश की। कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो है कई पोस्ट में, जैसे AEE का पहला हम रिक्रूटमेंट करे थे, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो जो है उस वक्त जो है डेट होने के बाद बच्चे आके सब हो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा, सब मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ तो आप लोग ऑनलाइन करो। बोले अरे बाबा डेट हो गई, तुम जो सोते रहते कहीं। तो हमारी कौम में ये कि अवेयरनेस देर से, हाँ डेट है ना डाल देंगे, फिल कर लेंगे, तो वक्त पे बेदार होकर जब का जब अगर करे तो मसाइल पैदा नहीं होते। कौम की थोड़ी काहली है, ये बात है। दूसरी बात ये एक ज़रूर है कि जो है पास उर्दू अखबारात की मैं तारीफ़ करूँगा, जब मैंने कभी उनको स्टेटमेंट दिया, पूरे का पूरा स्टेटमेंट दिए, बिलखुसूस एतमाद, सियासत और मुंसिफ, तीनों अखबारात ने काफ़ी ज़्यादा, और इसमें बिलखुसूस सियासत और एतमाद का बड़ा ताउन रहा, हमेशा वो लोग स्टेटमेंट पूरे का पूरा शाये करते रहे। लेकिन आम तौर पे ये होता है कि जो अब अरकान को भी दिलचस्पी होना, खुद ये लोग भी पीछे पड़ा। ले मैं दूसरे अखबारात वालों को देखता हूँ कि जबकि मैं तेलुगु नोइंग नहीं हूँ, लेकिन वो हमारे साथियों में देखता हूँ तेलुगु, आप भी कुछ बोलते क्या साहब, वो पूछ के इंटरव्यू लेते। हमारे उर्दू अखबार तो इतना पीछे नहीं पड़ते, मुझे उनको फ़ोन करके बताना पड़ता था कि साहब ये न्यूज़ है, ये आप शाये करिए। अरे साहब ज़रा आप न्यूज़ बना के भेज दो, तो मेंबर न्यूज़ भी बना के भेजिएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे पास कौम के मिजाज में ये है। तो लेकिन ये है कि शुक्र है कि जो जब हम उनको बताते थे ये है, तो फ़ोन पे भी बाद मैंने कहा कि आप नोट कर लेके दीजिए, तो जो है बाज़ अखबारात का, बिलखुसूस 2-3 अखबारात का काफ़ी ताउन रहा, उन्होंने काफ़ी अच्छे न्यूज़ दिए। तो इसमें ये हमारा मीडिया भी ज़रा एक्टिव होकर न्यूज़ वगैरह देना चाहिए। एक कोई मेंबर, मैं था
होती, मेरे को एक तड़प रहती थी कौम के बच्चे आना। अब नहीं मालूम हमको जो दूसरे मेंबर आए उनमें इतना शऊर हो, इनकी अवेयरनेस हो, इतनी तड़प हो कि इतना काम करे। हो सकता है ज़्यादा भी हो सकती, मैं नहीं कहता हूँ किसी के बारे में, लेकिन अगर ना हो तो फिर वो अखबारात में नहीं आ सकता, टीवी चैनल्स पे नहीं आ सकते वो। तो जो है मैं तो टीवी चैनल्स पे आके बैठता था, बैठ के 1-1 घंटा इंटरव्यू दिया। तो जो है ये है कि आधा घंटे का इंटरव्यू दिया, तो जो उसमें अवेयरनेस पैदा करे उससे फ़ायदा भी हुआ। लेकिन इस पर जो है बिलखुसूस आप जो टीवी चैनल चलाते हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा अलर्ट रहें और दूसरे अपने साथियों को बताएं कि रिक्रूटमेंट की कुछ भी भनक पड़े तो जाके वहाँ पर इंटरव्यू लें। मतीन साहब, आप अब चूँकि मेंबर कमीशन के नहीं रहे, लेकिन आपके 6 साल तजुर्बात के अंदर जो है कि मुस्लिम कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं, शऊर नहीं है, तो आप इसके लिए कोई एक मंसूबा रखते हैं या कौम में जो है पूरी रियासत में मुसलमान जितने हैं एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, शऊर पैदा करने की मुहिम का कोई इरादा ऐसा रखते हैं? आपकी इत्तला के लिए ग्रुप 2 के टाइम जो है मैं तकरीबन 6 से 8 डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया था और वहाँ जो इल्मी हल्का उनसे बात करके काफ़ी हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स रखे, नौजवानों को जमा करें। अब तो इरादा ये है कि जो है अभी कोई, क्योंकि 50,000 रिक्रूटमेंट का सीएम साहब ने ऐलान किया है और ये हो जाएगा आसानी से और जल्दी हो जाएगा। जनवरी, मेरी जो इत्तला है वो इन्फॉर्मेशन है कि जनवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो इरादा ये है कि जो है तमाम अज़ला में हम जो है वहाँ के मुकामी टीवी चैनल्स होते, मैं निज़ामाबाद गया, मुझे समझ तो नूरी कुछ प्रोग्राम चल रहा था, उनका चैनल है निज़ामाबाद में मुकामी। तो वो लोगों ने, हालांकि मुझे टाइम नहीं था, जाना था, लेकिन मैं रुक के उन्होंने कहा कि इंटरव्यू लेते, मैं इंटरव्यू दिया, तफसील उन्होंने पूरी पूछी। तो वो डायरेक्ट था, तो स्टूडेंट्स कई क्वेश्चंस कर रहे थे और छोटी छोटी बातें थी वो तो उनको, लेकिन उनके लिए बड़ी अहम थी, मेरे लिए छोटी थी वो। तो मैंने काफ़ी रुक के 2 घंटे वहाँ पर रुक गया, हॉल्ट किया करके जो इंटरव्यू दे किया। अब तो इरादा ये है कि जो मैं खुद जानता हूँ कि इंटरव्यू कैसा होता है, क्या होता है, तो इस सिलसिले में जो हम टीवी चैनल्स का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का भी सहारा लेंगे। इसके अलावा मोबालाइज़ करने के लिए हम जो है मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के हेडकोार्टर्स पे जो है वहाँ के ज़िम्मेदारों को हम जो एक मीटिंग रख के कोशिश, इरादा ये है कि उनमें शऊर पैदा किया जाए। फिर उनसे गुजारिश की जाए कि आप अतराफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में फिर के जो है लोगों में शऊर पैदा करें। नहीं मतीन साहब, चूँकि आपके ताल्लुक़ात, आप मेंबर थे, तो क्या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है या डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट के मुख्तलिफ कॉर्पोरेशन से माइनॉरिटीज़ के लिए उनको इस्तेमाल करते हुए आप ये प्रोग्राम को अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? ये कोशिश का रब पैदा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट होता है उसको इतना वर्कलोड होता है, उसमें वो लोग जो है गलतान रहते, वो ज़्यादा ताउन नहीं करते। लेकिन जो है इसके अलावा जो अहम चीज़ ये है कि जो है कॉलेजेस से, स्कूल से, एजुकेशन है और मुस्लिम जमातें हैं, इनका बड़ा काम होता है, इनका नेटवर्क है। कई मुस्लिम जमातें हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट्स में भी काफ़ी नेटवर्क है, तो उनसे रब पैदा करके ताउन लेंगे उनका। इससे पहले भी ऐसे लिया गया, इंशाल्लाह आइंदा भी लेंगे। मुस्लिम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनके ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि उन लोगों के साथ बात करते हैं, क्योंकि जो कॉलेजेस का नेटवर्क है पूरा उसी के तहत ये एसोसिएशन है, क्या ऐसा आपने कभी सोचा है? ये हम जो करीमनगर में जो एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन के बारे में, और शायद वो खालिद साहब का इंतकाल भी हो गया, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, 2-3 प्रोग्राम वहाँ रखा है बड़े, और जो है उनके कई एजुकेशन इदारों से ताल्लुक़ात थे, उसके सरपरस्त थे। तो हमने काम किया है, इससे पहले भी इंशाल्लाह आइंदा भी कर सकते हैं। अब आने वाले दौर में, चूँकि अब ये तो 50,000 पोस्ट अब एक है, इसके बाद फिर और कई निकलेंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, जैसा पुलिस का अलहदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी अलहदा, ये तो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आप सोचें, लेकिन क्या अलहदा जो टेस्ट वगैरह ये एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए कोई मनसूबाबंदी आप करना चाहते हैं कि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में मिलाते हुए? इस सिलसिले में हम अलबत्ता है कि मेरिटी स्टडी सर्कल बोल के गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट उसके तहत जो फ्री कोचिंग दी जाती है, वो काफ़ी एक्टिव था। कौन है मुझे अभी नहीं मालूम, इससे पहले जो डायरेक्टर थे ख्वाजा, उनसे हमने काम भी लिया और आइंदा भी जो है उसके तहत भी काम ले सकते हैं और दूसरों को भी मोबिलाइज़ कर सकते हैं, बताते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस तरह होना चाहिए। और जो है बिलखुसूस जो है साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो आइंदा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शरीक होना चाह रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा पहले वो 8, 9, 10 की स्टेट सिलेबस की सोशल स्टडी अच्छा पढ़ लें, क्योंकि वो अक्सर बच्चे जो है जनरल नॉलेज के जो सोशल स्टडीज़ का, हिस्ट्री का, जोग्राफ़ी का पेपर होता है उसमें फेल जाते, उनके अपने सब्जेक्ट में बहुत माहिर होते, तो उनको ये रहता दिमाग में कि मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ, मैं ज़बरदस्त सब्जेक्ट, कोई सिविल इंजीनियर, मैं सिविल में बहुत, उसमें लिमिटेड क्वेश्चन रहते। आपको ब्रॉड बेस्ड जो क्वेश्चन आते वो तेलंगाना की हिस्ट्री,
तेलंगाना की पॉलिटिक्स, तेलंगाना की ज्योग्राफी, तेलंगाना की इकोनॉमिक, तेलंगाना के रिसोर्सेस, तो आपको जो बेसिक चीज़ें इसकी 8, 9, 10 की सोशल हिस्ट्री में मिल जाती। हिस्ट्री तेलंगाना की, जैसे जो है 3 डायनेसिटीज़ है, काकतिया, कुतुब शाही एंड आसिफ जाही, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लोगों को मालूम ही नहीं रहता, उनको ये नहीं मालूम था चार मीनार कौन बना। एक क्वेश्चन हमने किया था कि चार मीनार का आर्किटेक्ट कौन है, तो कुली कुतुब शाह। अरे भाई कुतुब शाही बादशाही के ज़माने में बना, उन्होंने बनाया सो चार मीनार, उसका आर्किटेक्ट अलग है। तो जो है जैसे हुसैन सागर डैम, तो जो उसका आर्किटेक्ट कौन है, उसके इंजीनियर, उसके आर्किटेक्ट खुद ठहर के कंस्ट्रक्ट करने वाली एक शख्सियत है। तो अब ये ऐसी चीज़ है। तो इवन ये कि जो है डिस्ट्रिक्ट के जो है आइडेंटिटी रहती है, जैसे महबूब नगर है, उसका जो पहला मेरी ट्री से उसका वो है रिकग्नाइज किया जाता। अपने वरंगल है, वरंगल 2 चीज़ों से रिकग्नाइज किया जाता, एक मुस्लिम सिंबल है, एक हिंदू सिंबल। तो ये तक नहीं मालूम बच्चों को। तो ऐसी चीज़ों में, और उन्होंने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हमने उनके मार्क देखे 90%, 70%, 80%, ऐसे बच्चे वो वेल क्वालिफाइड है। लेकिन ये हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में आके फेल होते। तो वो बच्चे जो इंटरेस्टेड है ग्रुप 1, ग्रुप 2 के, ग्रुप 3, ग्रुप 4 के लिए भी, तो वो जो है ग्रुप 1 के पोस्ट तो कैसे भी बहुत पहले आ जाएंगे। ग्रुप 1 और ग्रुप 3 पहले होगा रिक्रूटमेंट, क्योंकि हमारा कुछ अंदाज़ा, क्योंकि हुआ नहीं हमारे दौर में, हम ग्रुप 2, ग्रुप 4 करें कंप्लीट। तो ये इसके लिए जो है ग्रुप 1 के भी ज़बरदस्त पोस्ट होते। क्यों आप डिप्टी कलेक्टर नहीं बनना चाहते? आप डिप्टी कलेक्टर बने तो 8 साल के बाद आप IAS कन्फर्ड होते और जो है आप कलेक्टर बनते। तो जो है मुसलमान बच्चों को ऐसे बड़े पोस्टों पर जाना ही है। और ग्रुप 1 से आप जो है म्यूनसिपल कमिश्नर, ग्रुप ग्रेड 2 ऑफिसर बनते, तो आपके लिए वहाँ भी चांस है, आप आगे जा सकते। तो ये वो ज़बरदस्त पोस्ट है। तो इसके लिए बच्चों को चाहिए कि जो हिस्ट्री पढ़े, और बिलखुसूस पहला काम ही 8, 9, 10 स्टेट लेवल की सिलेबस की सोशल स्टडी पढ़े पहले। मतीन साहब ये बोलिए, जैसा जनरल नॉलेज का आपका पेपर आता है, उसमें जैसा आप 7, 8, 10 के जो स्टडी 8, 9, 10 बोल रहे हैं, तो इसके कितने मार्क्स दिए जाते हैं? नहीं, एक पेपर इसके ऊपर होता है, और इसमें जो है फोकस 60 to 70% तेलंगाना हिस्ट्री रहती, 30% पूरे इंडिया का रहता। तो अगर आप जो 70% पूरे का पूरा अपना तेलंगाना की हिस्ट्री ये सॉल्व कर लिया तो पेपर सॉल्व हो गया आपका। अभी क्या रहा, आपकी जनरल नॉलेज है तो इंडिया के बारे में कुछ बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स, ये वो जनरल चीज़ें कवर होते हैं उसमें। नहीं, क्या तेलंगाना की जो हिस्ट्री है मुकम्मल तौर पर इस वक्त अवेलेबल है वो? हाँ, जो कुछ बाजार में अवेलेबल सवाल उस पर होता, जो नहीं है। और पर्टिकुलर जो होता, मैं आपको बता रहा हूँ, तेलुगु एकेडमी से जो इंग्लिश बुक पब्लिश होते, इंग्लिश या तेलुगु, उसी की बुनियाद पे पर्चा बनता। उससे हटके आउट ऑफ सिलेबस उमूमन नहीं पूछते, क्योंकि उसका आंसर अथेंटिक नहीं रहता। कोई अगर कोर्ट में जाके बोला ये आंसर है, तो कमीशन का सरदर्द होता। तो कमीशन कोशिश करता कि जो भी पेपर सेटर रहते, पेपर बनाने वाले रहते, उनसे कहता कि आप जो है ज़्यादा गवर्नमेंट सिलेबस के बुक्स में से क्वेश्चन दीजिए। तो इसलिए मैंने कहा स्टेट सिलेबस के बुक्स पढ़े। मतलब जब तेलुगु एकेडमी करे तो ये काम उर्दू में क्यों नहीं होता? तो ये सब, ये सवाल मुझसे मत करिए, उर्दू एकेडमी वालों से करिए। नहीं, ये तो आप जैसा बिल्कुल है, लेकिन क्या कमीशन उर्दू एकेडमी को डायरेक्शन नहीं दे सकता? चूँकि कमीशन के पावर ज़्यादा है, तो उर्दू में सिलेबस की तैयारी के लिए वो ये अपने तौर पे जब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करना कमीशन की जिम्मेदारी, तो कमीशन सिलेबस तैयार नहीं कर सकता क्या? नहीं, कमीशन जो है तेलुगु में सिलेबस तैयार करा, तेलुगु इंग्लिश में। उर्दू में उस वक्त तो सोचे भी नहीं थे, करे भी नहीं थे। लेकिन ये कि जो है ये ज़रूर करते हैं कि हम जो है जब उर्दू का पेपर देते हैं तो किसी एक्सपर्ट को बुला के जो है उर्दू में पेपर बनाने लगाते हैं। तो उनकी मदद ली जाती है उर्दू एक्सपर्ट्स की, और उसमें उर्दू में पेपर बनता है। ये होता है। कमीशन अलबत्ता डायरेक्टिव्स नहीं दे सकता उर्दू एकेडमी की या किसी एकेडमी को कि आप ये करें, गवर्नमेंट दे सकती है। और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अगर वो तवज्जो दिलाएं तो वो हो सकता है काम उधर से। नहीं, आप बहसत उर्दू दा या मुस्लिम मेंबर, आपने इस सिलसिले में कोशिश क्यों नहीं? क्योंकि आप चूँकि मेंबर जब थे तो उसका एक पावर था, आप चाहे तो हुकूमत या किसी को सजेस्ट मिनिस्टर के ज़रिए, CM के ज़रिए करवा सकते थे। असल में मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि एक हमारे उर्दू के जो है हेडमास्टर हैं रऊफ़ रेहान साहब बोल के, और काफ़ी उन्होंने हमसे मशवरा लिया और काफ़ी हमदर्द है वो। उन्होंने बहुत सारे सिलेबस का और बहुत सारी किताबों का जो सिलेबस की थी उर्दू में ट्रांसलेशन किया, उर्दू में अवेलेबल है। पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है, लेकिन जितना भी है काफ़ी है, बहुत अच्छा है। तो वो जो तलबा ये सब पार्टिसिपेट करें उनके लिए अवेलेबल है, मिल सकता है क्या वो? बाज़ार में अवेलेबल है। आप जकन जो है बुक डिपो से, हुदा से, कहीं से भी ले सकते हैं, अवेलेबल है। और रऊफ़ रेहान जो है
एजुकेशन फील्ड में स्कूल लेवल पे हेडमास्टर है उन्होंने गोलकुंडा में, और उन्होंने काफ़ी हिस्ट्री के बुक्स का ट्रांसलेशन किया, कई बुक्स लिखे, एक दो बुक्स इनॉग्रेशन के टाइम मुझे भी बुलाए थे एज ए चीफ गेस्ट में गया था, तो काफ़ी मवाद है उसमें, मैटर से बुक्स पढ़ा हूँ। तो वो सब्जेक्ट की वो बुक्स को जो रेगुलर पढ़ लेके या उसको स्टडी मुकम्मल करा तो क्या वो जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में अपियर होकर कामयाब हो सकता है? उसमें सिलेबस तो पूरा नहीं है, लेकिन जितना भी है काफ़ी, मैं समझता हूँ 30-40% सिलेबस तो कवर हो जाता है उसमें, बाकी दूसरा और पढ़ ले। और भी मैं समझता हूँ, क्योंकि एक साल 1.5 साल से उससे पूछा नहीं, मैं मसरूफियत ये कोरोना भी चल रहा था, उन्होंने रिमेनिंग सिलेबस भी पूरा रोफ रेहान साहब करना चाह रहे थे ट्रांसलेट उर्दू में, वो हो गया है तो फिर अवेलेबल है। तो अगर ऐसा है तो क्या इसको कमीशन के पास कोई ऐसे पावर नहीं है कि उसको प्रिंट करवा सके? नहीं, कमीशन तो जो है सिलेबस को ये प्रिंट नहीं करा था, कमीशन जो है खाली चैप्टर्स के नाम दे देता, सिलेबस दूसरे बना लेते, तो चैप्टर्स ये चैप्टर में से पूछेंगे बोल के। अलबत्ता कमीशन ये करता है क्वेश्चन बैंक बनाता, तो हम जब जो है क्वेश्चंस बना रहे थे तो इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुला के क्वेश्चंस लिए, क्वेश्चंस लेने के बाद हम ये करते कि पहले तो जो है वो लोग बैठ के क्वेश्चन पेपर बनाते, हम ख़त्म कर दिया सिस्टम, ख़त्म करके कंप्यूटर में डाल के जो है रैंडिकल जो है वो पूरा हम जो है कंप्यूटर के ज़रिए उसको बोलते पेपर सेलेक्ट करो, तो उन्हें एक छोड़ता, 2 छोड़ता, 3 छोड़ता, 4 छोड़ता, एक क्वेश्चन लेता, फिर 1 2 3 छोड़ता, फिर एक लेता, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन सारा पेपर बनाने वाले को जो कंप्यूटर पर बैठ रहा था उसको भी नहीं मालूम होता। पेपर बनता, पेपर बनने के बाद उसको सेव करते, सेक्रेटरी उसको लॉक करते, फिर उन्हें जो है जहाँ पेपर छपाना होता वो प्रेस को जो है उन्हें डायरेक्ट भेज देते। पेपर छापने वाले फिर भी देख सकते, लेकिन वहाँ भी बहुत एहतियात की जाती, लेकिन ऑफिस में कोई नहीं देख सकता, इतना एहतियात करते, तो पेपर बनाते हैं। अलबत्ता ग्रुप 1 के अंदर और कौन से पोस्ट आते हैं कि जैसे डिप्टी कलेक्टर बताए आप, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर, और कौन से पोस्ट आते हैं इसके अंदर? इसके अलावा जो है अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट आता है स्टेट कैडर का, और देखिए आप पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर का पोस्ट आता, इसी तरह जो है अपने फायर सर्विस के पोस्ट आते, उसके और डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर का, म्यूनसिपल कमिश्नर का तो बोल चुका मैं आपको, तो ये और भी इस किस्म के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, जनरल मैनेजर। जनरल। तो आपके ख्याल से जो ग्रुप 1 एग्जाम अपियर होता है तो फ्यूचर में अगर उन्हें थोड़ी मेहनत कर तो IAS में कन्फर्म हो सकता है? जो 8 साल के बाद गवर्नमेंट जो है उसकी सर्विसेज के लिहाज से IAS कन्फर्म करती है 6-8 साल में। कई अब इस वक्त कई है जो कन्फर्म्ड IAS है, मुस्लिम में भी है, गैर मुस्लिम में भी है। तो ये एक मुसलमानों को जो अपॉर्चुनिटी जो IAS बनना चाहते हैं उनके लिए कि IAS के डायरेक्ट एग्जाम के साथ ही साथ वो ग्रुप 1 में भी अपियर हों। और पहली चीज़ ये कि मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ कि साहब वो पार्शलिटी होती, मेरे कहने भाग के आते थे, साहब आप एक है, आपसे बोला ये छोड़ दो, कोई पार्शलिटी नहीं होंगी, कुछ होंगी तो आप मेरे को आके बताना। फिर उसके बाद कोई आगे मिला नहीं, इसलिए नहीं मिला कि उनको मालूम है पार्शलिटी नहीं हो रही, तो जो ऐसा नहीं है कि पार्शलिटी होती, बल्कि बराबर सेलेक्ट होते। मतीन साहब ये बोलिए, आप लोग जब CM से मिले, आप और डॉक्टर चक्करपानी तो CM एश्योरेंस दिए थे, अब आपके बाद नया कमीशन कायम होगा तो क्या वो जो तसलसल जिस तरह मेयार आप लोगों ने कायम रखा, क्या वो बरकरार रहेगा? आप उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, हमने जितनी प्रैक्टिस की, हमने उसको रिटर्न तैयार किया, और हमारा जो मैनुअल है, सबको ताज्जुब हो रहा कि लोग रिटायर्ड होते वक्त मैनुअल क्यों जो है शाये कर रहे हैं बोल के, तो हमने जो है मैनुअल तैयार किया है हमारे 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस था उसकी बुनियाद पे, और हमने जो है CS से रिक्वेस्ट भी की, CS ने भी ऐलान किया कि इस हमारे मैनुअल को प्रोटेक्ट किया जाए, इसी बुनियाद पे पूरे रिक्रूटमेंट हो। आप ताज्जुब करेंगे कि जो है पहले जो होता था मेंबर एक ही बैठता था, और जो उसके हाथ में होता था जो चाहे, हमने कहा कि किसी इंटरव्यू के लिए 2 से कम मेंबर नहीं होंगे, एक सीनियर मेंबर चेयर करेगा, चेयरमैन होगा उन्हें बोर्ड का, और एक मेंबर होगा। फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, हमने कहा एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होना, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना। फिर उसमें हमने ये लगा कि जो है अगर यहाँ का सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, जैसे मैं किसी जगह कॉलेज में पढ़ाता था, मेरा स्टूडेंट आ गया इंटरव्यू में, कुछ ना कुछ इंसान की फितरती फेवरिज्म करता, तो हमने सोचा कि हम जिस भी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर को बुला रहे हैं उसके अगर इस कैंडिडेट स्टूडेंट होगा तो उन्हें थोड़ा फेवर करेगा, तो हमने कहा एक हमारे स्टेट का होगा एक्सपर्ट सब्जेक्ट, एक हम अदर स्टेट से बुलाएंगे। हम जो है ज़्यादा मद्रास और कर्नाटक और महाराष्ट्र 3 स्टेट्स के एक्सपर्ट्स को बुलाते थे हमारे पास, तो जो है ताकि वो जो है जाँच के बोले कि नहीं साहब ये बच्चा उतना मेयार का नहीं है, तो अब ये करे। दूसरी चीज़ ये करे कि मार्क्स बाद में, पहले ग्रेड देना पड़ता, A B C D ग्रेड, जैसे 50 मार्क्स से
तो जो उसमें रहता कि जो है 46 से 50 तक ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, फिर 41 से 45 तक ए ग्रेड, तो इसी तरह चला पूरा नीचे तक। तो जो है अब ग्रेड देने का हमने कहा कि चेयरमैन बोर्ड के मेंबर्स इनमें इन्वॉल्व होंगे, अपना ओपिनियन देंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन इसको देंगे कौन? सब्जेक्ट एक्सपर्ट। वो बताएंगे इसका ग्रेड क्या हो। इसके ऊपर आपकी इत्तला के लिए जब दूसरे कमीशन आए हमारे पास, तो उन्होंने कहा साहब अपना पावर क्यों सरेंडर कर दे रहे हैं आप लोग? तो एक एक मेंबर को मेरे रूम में आके चैम्बर में बैठ के मेरे को बोलने लगे, आप लोग ऐसा करें तो दूसरे कमीशन पे इसका असर होगा, दूसरे कमीशनों में ये बात उठेगी, वो हाँ तेलंगाना में हो रहा, आप लोग क्यों नहीं कर रहे? हमने अपना पावर सरेंडर किया ताकि पार्शलिटी हमारी तरफ। सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ही नोज वेरी वेल अबाउट द सब्जेक्ट, वो अच्छा जानता है हमसे, उसको बोलने दीजिए, उसकी राय आने दीजिए। हम कहीं महसूस करते तो बोलते थे नहीं नहीं आप जो बोल रहे हैं ये इस कैलिबर का नहीं है, आप क्यों बोल रहे हैं? दूसरे सब्जेक्ट उन्हें बोला नहीं साहब आप सही बोल रहे नहीं है, तो फिर हम बोलते थे हम अपना ओपिनियन देते। वरना फिर जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जहाँ दोनों बाहर का और हमारा तेलंगाना का सब्जेक्ट एक बात बोल दे, हम कभी रुकावट नहीं डाले, हमने ये किया। अब मार्क्स में भी आप देखिए, अब हमारे को लिमिट हो गई, मैं आपको जो बताया ए प्लस में दे दिया, ए प्लस में जो है 46 से 50 तक देना है, सॉरी 60 का है तो 46 से 50 तक देना है। तो जो अब हम 50 से बढ़ के नहीं देंगे, 60 नहीं देंगे किसी को, और 50 से कम भी नहीं, और 50 से कम देंगे तो हम 46 से देंगे, 46 से कम नहीं देंगे। ग्रेड में 4-5 मार्क्स के अंदर फिक्स कर दिए। मेंबर अपना फिर सरेंडर कर दिए। चेयरमैन भी है, खुद चेयरमैन मेरे साथ बैठे हुए, मेरे चेयरमैन चक्रपाणी साहब, उन्होंने भी अपने आप को सरेंडर करे। उससे बढ़ के उन्होंने एक बच्चे को, कैंडिडेट को फेवर करे, अच्छा दिखा उनको, उन्होंने 50 दे दिए, मेरे को अच्छा दिखा 46 डाला। हुआ है केस में ऐसा, तो उन्होंने देख के मुस्कुरा दिया, मैं उनके मार्क्स को देखा, बाद में देख के मुस्कुरा दिया, आपकी मर्जी, आपको बच्चा अच्छा दिखा, मेरे को उतना मैार का नहीं दिखा इसलिए मैं 46 दिया उस पर इधर। फिर अब दोनों के एवरेज निकल के अब आप देखिए उन्हें फिर आ गया 47.5 पे, 48.5। तो जो है ये एवरेज में फिर उतना ही हो जाता है, 1-2 मार्क्स का फ़र्क होता, उससे ज़्यादा नहीं होता। ऐसा कभी हो भी रहा है तो जो है उसमें 2 मार्क्स से बढ़ के कोई फ़र्क नहीं होना, इतनी एहतियात की गई। और हम ये पूरा मैनुअल में हमारे लिख के आए हैं और मैनुअल को अप्रूवल के लिए दे दी है। CS ने कहा मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा, चीफ सेक्रेटरी, तो प्रोटेक्ट करें तो उसी बुनियाद पे चलेगा। नहीं 60 है तो जो 50 तक देना जो मेयार मुखर्रर, उसका रीज़न क्या हो सकता है? 10 मार्क्स से जो बकाया रहेंगे वो इसलिए हमने रखा कि जो है इसलिए हमने उसको ये रखा कि जो है किसी के कभी कोई जहन में आ जाए, मिसाल के तौर पे जो है चेयरमैन और मेंबर मिल के, हम तो नहीं करेंगे लेकिन आइंदे वालों को ऊपर से फ़ोन आया किसी मिनिस्टर का कि साहब ये ऐसा होना चाहिए, अरे भाई दोनों मिल गए, अरे भाई मिनिस्टर साहब का फ़ोन है उनको खुश करना है, दोनों मिल के 60 देते। हम बोले तुम देते नहीं 60, इतने भी रोको तुम, ताकि जो रिटर्न एग्जाम में जो, ये इंटरव्यू के मार्क्स बता रहा हूँ मैं, रिटर्न एग्जाम में जो बच्चा 90% लिया हुआ है उसका हक नहीं मारा जाएगा इसमें। यकीन है आपको? हाँ यकीन, हम बनाए प्रोसीजर इस तरह, 99% यही होगा हम जो बोल रहे हैं आप, कि उसका हक नहीं मारा जाए, क्योंकि असल में यार रिटर्न एग्जाम है और रिटर्न भी बहुत टाइट कर दिया आजकल। पहले कैसा किताब देख के लिखना पूछना सवाल ही नहीं है वहाँ, और पेपर भी है कि जो है सीरीज है ABCD, उन्हें किससे पूछता? अगर पूछा तो यहाँ क्वेश्चन एक रहता, 5th क्वेश्चन का आंसर बोलते, वहाँ 5th पे कोई दूसरा क्वेश्चन रहता। अच्छा, सबको एक ही पेपर नहीं? पेपर एक ही रहता, क्वेश्चन जमलिंग रहते, पेपर सेम रहेगा। इनको 50th पे इनको क्वेश्चन आ रहा हो, इनको फर्स्ट पे आ सकता, आपको 10th पे आ सकता है, इनको 20 पे आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा, एक ही साथ एक ही क्वेश्चन नहीं रहेगा क्वेश्चन। अब ABCD 4 रहते तो 4 की अलग अलग बनती हो, पेपर के क्वेश्चन के लिहाज से की सेट करते, उसी तरह कंप्यूटर में डालते की, एक के रहे तो एक की डाल देते, पूरे एक रिजल्ट दे देता हूँ। तो ये बहुत ही टेक्नोलॉजी एडवांस है, उसका हमने पूरा इस्तेमाल किया है कि जो है दूसरे कमीशन, आपकी इत्तला के लिए गुजरात के कमीशन जब आया, गुजरात को तो हमारे CM साहब बोलते मॉडल है, उन्होंने कहा कि तेलंगाना पूरे इंडिया के लिए मॉडल है। उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा वहाँ के चेयरमैन कि आप तो मॉडल है, नया स्टेट हमारा, नया कमीशन, और हम में से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, पहले हम लोग काम किए, चलो 1 साल 2 साल काम करके आए थे, ऐसा नहीं था। हम पूरे चारों के चारों नए थे, हम 2 एजुकेशन से थे, और एक हमारे विठल साहब जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से, उनका भी थोड़ा ताल्लुक लिंक था एजुकेशन से, और B चंद्रावती मैडम जो है, ये मैडम जो है पॉलिटिक्स से आए थे, उन्होंने पहले MLA थे, ex-MLA, तो जो है कोई ताल्लुक नहीं था हम लोगों का, लेकिन हम लोगों ने मेहनत की, हम तीनों चारों ने मिलकर मेहनत करके उसको इस्टेब्लिश करा। बाद में और दूसरे मेंबर है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया। मते साहब ये बोलिए, जब दीगर कमीशन आके विजिट करते थे, आपकी अप्रिशिएट भी करते थे, लेकिन साथ में ये बोलते थे कि आपने अपने पावर्स को सरेंडर कर दिया,
तो क्या इसकी वजह से आप पर क्रिटिसाइज नहीं होता? क्योंकि जब एक मरतबा कमीशन के मेंबर्स पावर सरेंडर कर देंगे तो उनको लाजमी है पॉलिटिकल प्रेशर या फिर रिश्वत, दोनों के रास्ते बंद होंगे। तो क्या दीगर जो कमीशनर्स भी हैं, वो लोग इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करें? ऑब्जेक्शन करें, वही बताया ना क्यों सरेंडर करने बोल के बोले वो लोग। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हमारी इत्तेला ये है, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन थे उनको पूरे PSCs का चेयरमैन बनाया गया था। तो स्टैंडिंग काउंसिल होती है उसके स्टैंडिंग काउंसिल के उन्होंने अभी रिटायर्ड होने तक अभी भी शायद 1 महीना बाकी है, उन्होंने चेयरमैन है उसके। कौन? चक्रापानी साहब। अच्छा। पूरे इंडिया के कमीशंस के। अच्छा। तो जो है उन्होंने जो है उसकी इम्पोर्टेंस ही बताई। खुद जो UPSC के जब चेयरमैन के सामने बात रखा तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा इसमें बहुत सारी चीज़ें हम अपने UPSC में अमल करते हैं और ज़्यादा करेंगे हम इसमें अमल। और उन्होंने भी डायरेक्टिव्स दिया कि कमीशंस को आप लोग ऐसा करें। उन्होंने डायरेक्टिव दे सकते हैं, अमल करना नहीं करना कमीशन इंडिपेंडेंट होता है, किसी की सुनने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे कमीशन में ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, दूसरे स्टेट में भी हो रहा है। गुजरात वाले सबसे पहले इम्प्लीमेंट करें हमारा देख के। तो इसका मतलब जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन जो गाइडलाइंस फ्रेम किए हैं, अब UPSC भी जो है उसको अपने तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको। जी हाँ, वो अपने तौर पे इस्तेमाल। उन्होंने कहा कि बात चीज़ें हम पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें आप जो कर रहे हैं, लेकिन कमीशन आमतौर पे नहीं करते हैं दूसरे स्टेट से कमीशन, लेकिन इसमें बात चीज़ें नहीं है जिसको हम अपने पास इम्प्लीमेंट करेंगे, उनका ये कहना था। तो मतीन साहब, आपका 6 साल का जो टर्म था इसमें जो है तकरीबन 36,000 अपॉइंटमेंट्स है, इस पीरियड को अपनी ज़िंदगी में कैसा महसूस करते हैं? सर ये एक मेरे लिए नया तजुर्बा था और जो है स्टेट की खिदमत और मैं समझता हूँ थोड़ा कौम की भी खिदमत करने का मौका मिला। कौम की खिदमत इस लिहाज से कि मैं मुसलमान होने की वजह से मुसलमान बच्चे मेरे पास आते थे, छोटे छोटे माइनर मिस्टेक कर देते थे। जैसे मैं मिसाल के तौर पे देता हूँ, आपको बताता हूँ कि जो है हमारे पास जोन थे, 2 जोन थे, जोन 5 और जोन 6। हमारा हैदराबाद जो है सिटी कैडर में आ गया, जोन 6 में आ गया। वो जोन 5 डाल देते थे, अब आ जाते वो जोन 5 खम्भम आदिलाबाद वगैरह जाता। अब लास्ट टाइम पे उनको साहब मैं आदिलाबाद का डाल दिया था साहब, कहीं होता मेरे को नहीं मालूम साहब जोन 6 में आता है बोल के। फिर ठीक है चलो एक लेटर लॉ लेके फिर वो सेक्रेटरी मैडम को बोले साहब ये करेक्शन कराओ। मैं एक मिसाल दिया, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं तो जिससे जो है फ़ायदा भी हुआ कौम को। एक और बात यह है कि जो है मैं तलबा से कहना चाहूँगा, ये जहन से निकाल दे कि अगर आप में एबिलिटी है, अगर आप टैलेंटेड है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके साथ पार्शलिटी होती है। पार्शलिटी करने वाला भी रहेगा तो बोर्ड में 5-5 आदमी को बिठा रहे हैं, तो 5 आदमी में से एक आदमी बोलेगा नहीं कैंडिडेट अच्छा है इसको लो, नहीं होने देगा वो। तो जो है ये पहले जहन से निकाल दे, पहले तो हो रही नहीं यार, कहीं ऐसा हो भी रही है तो जो है ये जहन से निकाल दे, यार हम जाना ही नहीं, हम इम्तिहानात नहीं लिखना। एक दूसरी चीज़ है, मेरे को एक बात का अफसोस रहा कि जो बच्चे सुने वो फ़ायदे मेरे, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए जो ज़्यादा थी वो सिविल और मैकेनिकल की थी, 90% सिविल और 10% मैकेनिकल। तो उसमें जो खुद मेरे जो स्टूडेंट्स इंजीनियर करें, मैं कई स्टूडेंट्स को बोला एग्ज़ाम लिखो, पढ़ो, मेहनत करो। अब आईटी कंपनी में उस वक्त 1 लाख तनख्वाह थी, अब उनकी 50,000 40,000 तनख्वाह हो गई। मुझे नहीं मालूम आइंदा वो कंपनी रहती बंद हो जाती, आए नहीं। और बाद बच्चे अरे सर गलती हो गई, बाद में मिल के बोले। तो हमारे बच्चे जो है अब जो चीज़ आ रही देखते भाई वो बोलते नहीं कल की मुर्गी से हमारे पास माहौल है, आज का अंडा अच्छा है, ये जहन से निकाल दे। वो बच्चे जो है जॉब छोड़े गैर होम के, और 18 घंटे एक बच्चा मेरे को इंटरव्यू वाला, सर मैं 18 आवर्स डेली स्टडी करता था। कहाँ करते थे? लाइब्रेरी में जाकर बैठ करके करता था सर, चिकड़पल्ली के पास लाइब्रेरी, हाँ तो जो अशोक नगर में, वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था। घर में जगह भी नहीं थी मेरी। देखिए वो बच्चा सेलेक्ट भी हुआ, हमने अप्रिशिएट किया, गैर नॉन मुस्लिम बच्चा, हिंदू बच्चा है, बहुत ज़बरदस्त आंसर दिया, बहुत टैलेंटेड। तो मैं इससे पूछा तुम कितने आवर स्टडी करे, तो उन्हें बोला 18 आवर। तो जो जॉब छोड़ के वो बच्चे स्टडी करे जिनके खाने को नहीं था। एक बच्चा महमनगर का, अच्छा याद है, मैं और चेयरमैन बोर्ड में थे, चेयरमैन साहब, उसका इंटरव्यू ले रहे। उसका इंटरव्यू होने के बाद मेरे मुँह से निकल गया, योर परफॉर्मेंस इज़ 100% करेक्ट, यू हैव गिवन वेरी गुड इंटरव्यू। बोलते रोना शुरू कर दिया बच्चा। हाँ तो चेयरमैन उठ के उसको थपथा के खाली साहब ने बोला था भाई, बोला साहब मेरे सब निकल गया, बच्चा बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, नॉन मुस्लिम बच्चा है। तो हम उसको चेयरमैन साहब बिठा के पानी पिलाए, फिर मैंने उसको बिस्किट वगैरह कुछ ड्राई फ्रूट्स थे मेरे सामने पेश किया, वो खाया उन्हें थोड़ा लेके। तो हम पूछे भाई तू रो रहा क्यों? तो बोला मेरे फादर लेबर फार्मिंग में खेत में लेबर है, और मैं सुनता था रिकमेंड लगता, आप लोग ये मेरे मुँह पे बोल रहे हैं तो मैं कैसा भी सेलेक्ट होगा। हम बोले 100% सेलेक्ट होता तुझा। उसका सेलेक्ट होकर मिलने आया बच्चा, शुक्रिया अदा कर। तो हमारे चेयरमैन ने कहा कि तुम जो हमारे पोस्टर बॉय हो, तुम हर जगह जाके बोला हम कितना फेयर सिलेक्शन कर रहे हैं, ताकि लोगों में इत्मीनान पैदा हो कमीशन के बारे में। तो इतना फेयर रहा। तो जो ऐसा टैलेंटेड हो तो ये नहीं देखा जाता हिंदू या मुस्लिम है,
आप पहले ये सोचिए। दूसरे, ये जो हमारी है कि जो चीज़ आ रही है अब ये ठीक है भाई, आइंदा नहीं करेंगे। अब आप जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनसे पूछिए उनके क्या सैलरी से, कितने सुकून में है गवर्नमेंट जॉब में रहने के बाद। मैं जो है 21 ईयर्स सर्विस करा एजुकेशन में, प्राइवेट सेक्टर में। 20 साल तो सुल्तानपुर में करा। मेरे वो पूरे 21 साल की सर्विस एक तरफ या 6 साल की सर्विस एक तरफ। गवर्नमेंट में काम करने पे बात ये लग रही थी आप वहाँ और कुछ काम कर सकते, दूसरों का फ़ायदा कर सकते जो मुस्तहिक है उनको, और आप जो ईमानदारी से काम कर सकते, लोगों में एक अपना नमूना मिसाल कायम कर सकते। आप ऑफिस जाके गैर मुस्लिम किसी को भी पकड़ के पूछिए मेरे बारे में, पूरे कमीशन के बारे में तो बोलेंगे, लेकिन मेरे बारे में वो लोग ये बोलेंगे कमीशन में क्या पूछिए आप सबसे ऑनेस्ट किसको समझते हो, खादिर साहब बोलते हो। तो आप ये क्या करा मैं, खादिर साहब की अहमियत नहीं है, खादिर साहब आज रहते कल मर जाते। ये एक मुसलमान के कैरेक्टर है, ये भी एक दावत है आपकी कि भाई ऐसी होनी चाहिए, आप पेश करिए। और हमारे पास स्टाफ में लेडीज स्टाफ ज़्यादा है। किसी कहने जाओ मेम्बर कहने वो तो आगे पीछे होता, मेरे कहने वो तो भाग के आते, तो खादिर साहब कहने जाएंगे भाई ऐसा क्यों, भाई ऐसा क्यों अट्रैक्शन है। मैं तो मुसलमान, और मैं ऐसा मुस्लिम हूँ कि कभी ऑफिस में रिकॉर्ड है मेरा बगैर शेरवानी कहने गया 6 साल में, बगैर टोपी कहने गया, कोई बता दे मेरी फ़ोटो हुई, कोई बता दे कि ऑफिस का कोई आदमी बोले खादिर साहब बगैर शेरवानी। और हमारे जहनी मरवे सब पैंट शर्ट पहन, क्यों पहन के जाओ भाई, अगर आप शेरवान है तो शेरवान पहन के जाओ, क्यों डरते आप। टोपी पहन के आए तो टोपी पहन के जाओ, क्यों डरते, क्यों घबराते। मैं तो ऐसे जाता हूँ हर एक जगह, घबराने की क्या बात है। प्रेसिडेंट करने जा रहे थे तो हमारे चेयरमैन साहब एक बार बोलने लगे सूट्स पहन के आएंगे क्या, मैंने मैं नहीं आने वाला। अरे नहीं, आपको नहीं बोला, खाली सब जनरल सब सूट पहन के गया तो अच्छा, मैं तो शेरवानी में। प्रणब मुखर्जी साहब आज जब आए थे अनजानी, तो जो है उनसे मुलाकात के लिए गए थे कमीशन हमारा, तो मैं तो अपनी शेरवानी में टोपी, कहीं आप कहीं फ़ोटो में तो फ़ोटो और रिकॉर्ड रखता नहीं, मेरी आदत नहीं है, कहीं मिली तो आप देख लीजिए, बल्कि हमारे सवीनर में है शायद वो फ़ोटो मेरी। तो जो सवीनर हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन का PSC का, उसमें तो मैं शेरवानी टोपी पे गया। तो आप अपनी आइडेंटिटी से जाइए, घबराते क्यों ऐसा। आप बोल के जाहिर करिए मैं मुसलमान हूँ, इतनी हिम्मत हौसला पैदा करिए। जो आपके TV चैनल के जरिए मुसलमान सुने, मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि आप आइए। एक बच्चा AEE में सेलेक्ट हुआ, हमारे दोस्त ना करे, मुझे बताया, दोनों नॉन मुस्लिम्स, कमीशन में मैं एक ही मुसलमान था। मैं पूछा कर तो बोले खादिर साहब एक मुसलमान बच्चा आया था, ये लंबी दाढ़ी टोपी पहन के, क्या आंसर दिया भाई। तेलुगु भी में हम पूछे उस उस्ताद वाले, तेलुगु भी अच्छी है उसकी, बोले कोई डिस्ट्रिक्ट का बच्चा था, वो सेलेक्ट होता, बोले कैसा भी। तो ये हाल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप में टैलेंटेड हो तो ये नहीं देखा जाता कि आपका मज़हब क्या है, आपको से मज़हब है। इन जनरल कहीं होता, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, क्योंकि मुझे भी मालूम, लेकिन इन जनरल कमीशंस में आजकल नहीं हो रहा। अब आप देखिए कि इस वक्त जो है NDA की गवर्नमेंट है हिंदुस्तान में, अगर आप गुज़श्ता एक 15-20 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, IAS IPS में मुसलमान ज़्यादा आ रहे हैं। आप आपके 20 साल में, ये 2-3 साल में मुसलमान ज़्यादा सेलेक्ट हुए आपकी इत्तला के लिए। क्यों है साहब। अब हर जगह ये सिस्टम आ गया कि भाई हम इम्पार्शियल सेलेक्ट करेंगे, कंट्री को बढ़ाना है, कंट्री को आगे करने के लिए हमको फेयर सिलेक्शन करना है, और जो बच्चे हों वो टैलेंटेड हो, जो हमारी मुल्क की खिदमत कर सके, सर्व कर सके कंट्री। अब तेलंगाना है, हमारे जहन में भी था, हमारे को CM साहब ने एक ही कहा कि देखो तुम लोग अच्छे बच्चों को सेलेक्ट करोगे ईमानदारी से तो हमारा स्टेट तरक्की करेगा। गवर्नर नरसिम्हन साहब थे, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे CM साहब बोलते बंगारू तेलंगाना, अगर आप लोग बंगारू कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे तो बंगारू तेलंगाना बनेगा, गोल्डन कैंडिडेट को। तो हर एक के जहन में ये कि अच्छे बच्चे होना, क्वालिफाइड होना, और रिकमेंड नको, ये नको, सब ये सब चीज़ें नहीं चलना रिश्वत। तो ये चल पड़ा है, आप मेहनत करिए बराबर आते। कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, कैसा नहीं। अब मैं आपको बताया 36% लेडीज़ में इंग्लिश टीचर को सिलेक्ट हुई रेसिडेंशियल स्कूल में, कैसा होता है 36%। और जो है आपका रिजर्वेशन तो 4% है, 4%। तो आप 32 ओपन कैटेगरीज में, दूसरे कैटेगरीज में है, उसमें BC BB में कुछ आए मुस्लिम। खादिर साहब, INN चैनल से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक़ रुकन डॉक्टर सैयद मतीनुद्दीन खादिर साहब से। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 15 साल के अरसे में IAS और IPS ऑफिसर्स की जो तादाद सिलेक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है बनस्बत गुज़िश्ता 60 साल के। खादिर साहब का कहना है कि पहले कमीशन में रुश्वत के अलावा सिफारिशें चलती थी, लेकिन तेलंगाना बनने का पहला कमीशन है उसने एक ऐसे गाइडलाइन फ्रेम की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के डायरेक्शन पर के वहाँ पर सिफारिश या रुश्वत कोई दाखिला ही नहीं है। तो तलबा के लिए उनका मशवरा ये है कि वो अपनी जनरल नॉलेज की सलाहियतों को बढ़ाते हुए आएँ और हुकूमत के
मुसाबकती इम्तहानात में शिरकत करें और अपने मुस्तकबिल को संवारें। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन अदनान के साथ।